हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ प्रिंस और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 10 का फिजिक्स। टॉपिक का नाम है विद्युत और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया। पहले लेक्चर में हम लोग विद्युत और विद्युत धारा के बारे में पढ़े। दूसरे लेक्चर में विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़े। तीसरे लेक्चर में देखे कि विद्युत उपकरण क्या होता है, वैद्युत परिपथ क्या होता है। चौथे लेक्चर में ओम का नियम को कंप्लीट किए थे। पांचवें लेक्चर में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को देख लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब कैसे प्रतिरोध को जोड़ेंगे। मतलब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कई प्रकार के तार हैं, उन तारों को आपस में जोड़ना है और उन तारों को जोड़ने का हमारे पास कितने तरीका हो सकता है उसको उसके बारे में हम आज देखेंगे। क्योंकि हमको पता है प्रत्येक तार के पास कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। उन तार को जोड़ने का मकसद है हमारा प्रतिरोधों को जोड़ना। तो उन तार को कितने तरीका से जोड़ सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस प्रतिरोध को हम कितने तरीका से जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरीका से हो सकता है। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 तार है। पहला तार है जिसका प्रतिरोध है R1, इसका नाम। फिर है दूसरा तार जिसका प्रतिरोध है R2 और एक और तार है जिसका प्रतिरोध है R3। ये हो गया। अब देखिए इन तीनों तारों को जोड़ने के लिए हम कितने तरीके अपना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला तरीका तो हमारा यही होगा सर। पहला तार लेंगे, इसके दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे, अर्थात ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला तार, इसका प्रतिरोध था R1। अब इस तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ देंगे, मतलब इसी के साथ जोड़ देंगे हम R2 को। फिर क्या करेंगे, दूसरे तार के दूसरे सिरे से तीसरे तार के पहले सिरे को जोड़ देंगे। तो देखिए यहां से कनेक्ट कर दीजिए आर जी, जोड़ दिए। तब यहां से देखिए कि हम एक सीधी तार हमको मिली। इसमें प्रतिरोध R1 भी है, प्रतिरोध R2 भी है और प्रतिरोध R3 भी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि तीनों तारों का टर्मिनल अलग अलग है। मतलब तीनों तारों का सिरा क्या है, अलग अलग है। तब यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। जब तीनों तारों का सिरा अलग अलग होता है तब वहां पे होता है श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आई बात। तो यहां से अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें कि इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो उसको हम लिखते हैं आर तुल्य। तो आर तुल्य कितना होगा, सीधी लाइन में सारे प्रतिरोध जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है रुकावट सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कोई धारा यहां से इधर जा रही है, तो इसका ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है, मतलब रुकावट तो और बढ़ेगा ना। तो आर तुल्य क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। आर तुल्य क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब बताइए यहाँ पे जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो विद्युत धारा क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन है, यदि तार का श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, तब उसमें क्या होगा, विद्युत धारा कम होगा। विद्युत धारा का मान कम होगा। विद्युत धारा का मान कम होगा। कब विद्युत धारा का मान कम होगा, जब हम तीनों तारों को या तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि इन दो तारों को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए तीनों तारों को कनेक्ट करें, तीनों तारों का एक एक सिरा लेकर एक ही में ऐड कर देते हैं और दूसरा सिरा को एक में ऐड कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का बनेगा। मतलब तीनों तारों का
एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट कर दिए। तब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों तारों का सिरा एक ही है, तीनों तारों का सिरा एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। तब यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा कि अब यहाँ से धारा जाएगा, तो धारा जाएगा तो यहाँ पे आके तीनों में बढ़ जाएगा। जब धारा का मार्ग बदल जाता है, धारा का मार्ग बदल जाता है, तब वहां पे होता है समांतर क्रम संयोजन। लिख देते हैं यहाँ पे, धारा का मार्ग बट जाएगा, धारा का मार्ग बट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तब वहां पे होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। जब धारा का मार्ग एक ही होता है तब वहां पे होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे क्या था, धारा का मार्ग एक था, धारा का मार्ग एक ही था, तब वहां पे क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और जब धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा, तब वहां पे होता है समांतर क्रम संयोजन। क्लियर हो गए। इसमें क्या होता है, तुल्य अगर इसका पहला तार है तो इसका प्रतिरोध है R1, दूसरे तार का R2 और तीसरे तार का R3। तो हम निकालना चाहिए कि कुल प्रतिरोध कितना है, तब यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम 1/R तुल्य। समांतर क्रम में निकाला जाता है 1/R तुल्य, और ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर। यहां से निकल के आ जाएगा R तुल्य। अगर समांतर क्रम संयोजन होगा तारों का या प्रतिरोध होगा, तब हम उसको जोड़ेंगे 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन जब उन तारों का श्रेणी क्रम संयोजन होगा तब R तुल्य होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है प्रतिरोध कम होता है, इसलिए यहाँ पे धारा ज्यादा मिलती है। यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कम होता है, आर तुल्य क्या होता है, कम होता है। तब क्या होगा, यहाँ पे विद्युत धारा अधिक मिलेगा, विद्युत धारा अधिक मिलेगा। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे घरों में जब विद्युत धारा की कम आवश्यकता होती है तब हम तारों को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, बोलते हैं कि सीरीज कर दीजिए इस तार को। लेकिन जब हमको धारा ज्यादा चाहिए होती है तब हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। देखना एक ही के साथ 2-3 तार जाएगा। जैसे देखते हैं बिजली का तार जो होता है समांतर क्रम में जाता है, एक दो नहीं होता है बल्कि 4-4 होता है, 3-3 होता है, कहीं कहीं पे तो 4 होता है, कहीं पे 3 होता है, कहीं पे 2 होता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि विद्युत धारा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। लेकिन कम चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो विद्युत धारा कम मिलेगा, और समांतर में जोड़ेंगे तो विद्युत धारा ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे आर तुल्य इतना होगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर तुल्य इतना होगा। अब हम इनको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये इतना ही आता है, आर तुल्य समांतर क्रम में इतना आता है और आर तुल्य श्रेणी में इतना आता है। अब देखते हैं इसका हम प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इरेज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रूफ। पहला प्रूफ देखेंगे हम, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आर तुल्य कितना आता है, आर तुल्य आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें यही प्रूफ करना है। ये और भी हो सकते हैं, मान लीजिए और ज्यादा प्रतिरोध हो गया, और ज्यादा ये बढ़ते चला जाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर n प्रतिरोध होंगे तो Rn तक भी जा सकता है। ये तो हमको यही इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम बना लेते हैं तार, जो पहले बनाए थे। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, और वो जुड़े हैं एक श्रेणी क्रम में।
ये हो गया। मान लीजिए इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ पे एक लगा दिए कुंजी, सबके बारे में तो पढ़ लिए हम। यहाँ पे लगाते हैं अमीटर जो विद्युत धारा को बताएगा। तो ऐसे हम विद्युत परिपथ को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमको इससे तो मतलब है नहीं, हमको मतलब है केवल प्रतिरोधों के संयोजन से, कैसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, केवल देखना है दो चीज। देखना क्या है? पहला चीज हमको देखना है V का मान, और दूसरा चीज देखना है I का मान। पहला देखना है V का मान, दूसरा देखना है I का मान। अब बताइए इस परिपथ में V का मान बदलेगा कि I का मान बदलेगा? हमको जोड़ना है प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध के सिरों पर देखेंगे कि V का मान बदल रहा है कि I का मान बदल रहा है। देखिए ये जो सिरा है ये जुड़ा हुआ प्लस से, और ये वाला सिरा जुड़ा है माइनस से। अब देखते हैं हम कि बैटरी के सबसे ज्यादा नजदीक में ये है, मतलब यहाँ पे तो विभव का मान ज्यादा होगा। इससे थोड़ी दूरी पर ये है तो यहाँ पे विभव का मान कम होगा। फिर इससे थोड़ी दूरी पर ये है तो इसका यहाँ पे विभव का मान कम होगा, और यहाँ पे विभव का मान कम होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस सिरा और इस सिरे के बीच में जो विभवांतर होगा वो भी अलग होगा। इस सिरा और इस सिरे के बीच में जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, और इस सिरा और इस सिरे के बीच में जो विभवांतर होगा वो अलग होगा। मान लेते हैं इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है, विभव का अंतर है, वो हो गया V1। इस सिरे के बीच में जो विभव का अंतर है वो हो गया V2, और इस सिरे के बीच में जो विभव का अंतर है उसको मान लेते हैं V3। अब चेक करते हैं क्या I भी बदलेगा। तो देखिए I जितना यहां से निकलेगा वो भी इतना ही जाएगा ना, क्योंकि धारा को जाने के लिए एक ही रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे बस यही रास्ता दिख रहा है, मतलब I का मान बदलेगा नहीं। तो मान किसका बदलेगा? V का मान बदलेगा, विभवांतर का मान बदलेगा। तो कुल विभवांतर होगा कितना? इस परिपथ में कुल विभवांतर कितना होगा? कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, तो इसको हम लिख सकते हैं V कुल कितना होगा? ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। और ओम के नियम में हम लोग पढ़े हैं V बराबर I R, V बराबर I R। अब देखिए I का मान तो बदलने वाला नहीं है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I R का मान बदलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे R कुल बराबर V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 ये इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसको लिखेंगे I R1। I बदलेगा नहीं, R बदल गया, R1 हो गया है। प्लस V2 के लिए क्या लिखेंगे? V2 ये इस प्रतिरोध के सिरों पर है तो प्रतिरोध है R2, तो यहाँ पे लिखेंगे I R2। इसके लिखेंगे I R3। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, I कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे I R कुल बराबर I कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I इधर गुणा करे, इधर आके भाग करेगा, ये हो जाएगा I R कुल बराबर, कुल बटे में I हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ से I से I कट जाएगा, R कुल क्या आएगा? R कुल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो प्रूफ करना था। तो श्रेणी क्रम में ये प्रूफ हो जाता है कि R तुल्य कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब दिए गए प्रतिरोधों का कुल योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। ये हो गया हमारा प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगला देखते हैं हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। इसको इरेज करते हैं और फिर से एक परिपथ बनाते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें हम लिए थे, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। एक था परिपथ जो बैटरी से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगा हुआ था। पहले प्रतिरोध का नाम था R1,
दूसरे प्रतिरोध का नाम था R2 और तीसरे प्रतिरोध का नाम था R3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तीनों प्रतिरोधों का सिरा सेम है। इस प्रतिरोध के लिए भी यहीं पे है, दूसरा यहाँ पे है, दूसरे प्रतिरोध के लिए भी सेम है, तीसरे के लिए भी सेम है। मतलब यहाँ पे सिरा नहीं बदल रहा है। जब सिरा नहीं बदलेगा तो वोल्टेज भी नहीं बदलेगा, तीनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तीनों का भी सेम होगा। जब तीनों का भी सेम होगा तो चेक करते हैं क्या आई भी सेम होगा या आई बदल जाएगा। यहाँ से देखिए ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस है, प्लस से धारा निकलती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये क्या हो जाएगा, आई जब यहां से यहां तक जाएगी, लेकिन यहां पर आते ही धारा तो तीनों रास्ते से जाएगी ना, क्योंकि ये तो इसी से कनेक्ट है तो तीनों रास्ते से जाएगी। मतलब यहाँ पे आते ही धारा बट जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले तार से गया I1 धारा, दूसरे में गया I2 धारा और तीसरे में गया I3 धारा। ये एक बराबर हो भी सकता है, एक बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं अभी फिलहाल ये एक बराबर नहीं है। तो कुल आई कितना हो जाएगा, आई कुल कितना हो जाएगा, जितना यहां से गया था उतना यहां से तीनों बढ़ गया, लेकिन वापस जब यहाँ पे मिलेगा तो वापस यहाँ से आई ही मिलेगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई का मान बदल गया था इसलिए आई को जोड़ देंगे हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। यहाँ से आई ओम के नियम से फिर पढ़े, V बराबर IR, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। V तो बदल नहीं रहा है, R बदल रहा है, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, आई कुल बराबर V बटे R कुल, क्या हो जाएगा, R कुल। अब देखिए क्या हो गया, V बराबर V बटे R कुल बराबर क्या हो जाएगा, I1 के जगह क्या होगा, V बटे R1, I2 बराबर क्या होगा, V बटे R2 और V3 बराबर क्या होगा, V बटे R3। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है तो यहाँ से भी कॉमन है, तो लिखेंगे V बटे R कुल बराबर, V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ से देखिए V से भी कट जाएगा तो बचेगा 1 बटे R कुल बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये प्रूफ हो जाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन में। ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।